नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगों पर आप इसे सुन पा रहे हैं। दोस्तों, कार्यक्रम चल रहा है हेल्दी हल्द्वानी और आज इस कार्यक्रम में हमारे स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं जो कि हल्द्वानी का जो सबसे बड़ा वेल नोन हॉस्पिटल है उजाला सिग्नेसिस नाम से, जिसे हम पहले सेंट्रल हॉस्पिटल के नाम से जानते थे, तो उसके यूनिट हेड इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रुपेश। डॉक्टर रुपेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में, स्टूडियो में। थैंक यू वेरी मच जी। और दोस्तों, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शलभ अरोड़ा जो कि कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। आप प्रशिक्षित हैं दिल्ली एम्स से, वहीं से आपने डीएम मेडिकल ऑन्कोलॉजी में किया हुआ है। काफ़ी प्रशिक्षित हैं जो कि बहुत कम मिलते हैं कैंसर के फील्ड में इस तरह के ऑन्कोलॉजिस्ट। डॉक्टर शलभ अरोड़ा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैडम। जी। तो दोस्तों, अक्टूबर मंथ को ब्रेस्ट कैंसर महीने के रूप में मनाया जाता है। इसकी वजह शायद यही होंगी कि अभी टॉप मोस्ट कैंसर जो महिलाओं में है वो ब्रेस्ट कैंसर ही सामने आ रहा है, तो हम इसकी थोड़ा हिस्ट्री पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले ये जो अभियान चलाया है उजाला सिग्नेसिस पर, इस पर हम आपको बताना चाहते हैं। तो डॉक्टर रुपेश, आप बताएं कि ये किस तरह का मिशन है आपका और क्या क्या इसके तहत आप कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर रुपेश सक्सेना, उजाला सिग्नेस सेंट्रल हॉस्पिटल हल्द्वानी से यूनिट हेड में इस हॉस्पिटल का। बेसिकली क्या है कि जैसे हम जानते हैं कि उजाला सिग्नेस जो है, उजाला सिग्नेस की अपनी एक चेन ऑफ हॉस्पिटल्स है। इसमें अभी हमारे पास जो है वो पैन इंडिया 19 हॉस्पिटल जो है वो हमारे चल रहे हैं, जिसमें से एक हॉस्पिटल हमारा हल्द्वानी में है जो कुमाऊं को जो है वो सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विसेज दे रहा है। पहले ये सेंट्रल हॉस्पिटल हुआ करता था, अब ये उजाला सिग्नेस सेंट्रल हॉस्पिटल है। तो पहले जो सर्विसेज हम वहाँ पे देते थे सेंट्रल हॉस्पिटल में, अब हमने सर्विसेज को काफ़ी इम्प्रूव किया है। काफ़ी सारे डॉक्टर्स हम यहाँ पे लेके आए हैं जिनकी कुमाऊं के पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जिसके लिए वो दिल्ली, बरेली या बड़े शहरों में जाके अपना इलाज कराते थे। उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही उजाला सिग्नेस जो है टायर 2, टायर 3 सिटी के अंदर हॉस्पिटल खोलता है, जिसमें कि उनको ये लगे कि भाई वो पेशेंट्स जो हैं जो दिल्ली या बरेली जाके ज़्यादा पैसे देते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं, और जब पेशेंट क्रिटिकल होता है, क्रिटिकल के टाइम पे जो गोल्डन आवर्स होते हैं, उस गोल्डन आवर्स में अगर उसे सर्विसेज, क्रिटिकल सर्विसेज मिल जाएं तो शायद उस इंसान की जान बच सकती। यही थीम के साथ जो है उजाला सिग्नेस आगे काम कर रहा है। अब हम बात करें, अगर आज हमारे साथ डॉक्टर शलभ, जैसा आपने बताया कि डॉक्टर शलभ हमारे साथ हैं, डॉक्टर शलभ से मैं मिला था लगभग आज से 6 महीने पहले दिल्ली एम्स में। तो वहाँ पे हम दोनों की बातचीत हुई। हम लोगों ने इनका भी एक थीम था कि भाई कैसे मैं जो हूँ ह्यूमैनिटी की सर्विसेज कर सकता हूँ, कैसे मैं आगे चीज़ों को कर सकता हूँ। डॉक्टर साहब पहले देहरादून के रहने वाले हैं और देहरादून ही जाना चाहते थे, बट मैंने रिक्वेस्ट करी डॉक्टर साहब से। हम एक कॉन्फ्रेंस में मिले थे तो मैंने रिक्वेस्ट करी कि सर आप हमारे साथ आइए, कुमाऊं को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अगर अभी हम बात करें तो डॉक्टर शलभ जो डीएम मेडिकल ऑन्कोलॉजी हैं दिल्ली एम्स से, इस समय अगर हम बात करें तो पूरे वेस्टर्न यूपी में शायद ये इकलौते डीएम मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं जो अवेलेबल हैं राउंड द क्लॉक उजाला सिग्नेस सेंट्रल हॉस्पिटल हल्द्वानी में 24/7। तो उसी बातचीत के दौरान जब मेरी बात हुई डॉक्टर साहब से, तो मैंने कहा कि आपको शायद इधर कुमाऊं आना चाहिए, बिकॉज अगर गढ़वाल की बात करें, क्योंकि रहने वाले भी ये गढ़वाल के ही हैं, देहरादून के। अच्छा। तो वहाँ पे ऑलरेडी इतने सारे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, बट यहाँ पे कोई नहीं था। तो इनसे रिक्वेस्ट करी, मैंने इनको समझाया कि यहाँ पे क्या हम कैसे ह्यूमैनिटी की सर्विसेज कर सकते हैं, कैसे कैंसर के पेशेंट्स जो दिल्ली जाके इलाज कराते हैं या बरेली जाके इलाज कराते हैं उनको हम यहाँ पे सर्विसेज दे सकते हैं। तो हम दोनों की ऐसी बातचीत में ही जो है बात में बात बन गई और आज डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। क्या बात। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू डॉक्टर शलभ, थैंक यू। क्या बात है। तो एक जो बड़ी ज़रूरत थी यहाँ पर कैंसर ऑन्कोलॉजिस्ट की, वो आपने पूरी की है यहाँ पर आकर। और हम चाहते हैं कि क्योंकि ये सामुदायिक रेडियो है, सामुदायिक रेडियो से हम आपके बारे में बता रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि समुदाय के लिए आपका जो रेट्स हैं जो वो भी आप थोड़ा सा उनके लिए सुलभ रखें। इसमें मैं ये बहुत ज़रूरी है। इसमें बिल्कुल, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक क्या था, सेंट्रल उजाला सिग्नेस सेंट्रल हॉस्पिटल में आयुष्मान की फैसिलिटी अवेलेबल हो गई है। जो गरीब लोग जाके अपना इलाज जो है नहीं करा पाते थे कैंसर सोच के, क्योंकि बड़ा पैसा खर्च होगा, वो अब जो है वो उजाला सिग्नेस सेंट्रल हॉस्पिटल में आयुष्मान के तहत अपना इलाज करा सकते हैं। उसके बाद अभी हम ईएसआई भी लेके आ रहे हैं। ईएसआई के अंदर जो पेशेंट्स बरेली या दिल्ली जाते थे इलाज कराने के लिए कैंसर का, अगले महीने से वो भी पेशेंट्स जो हैं वो हमारे यहाँ आके अपना इलाज करा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास काफ़ी सारे ऐसी भी पॉलिसीज़ हैं, इंटरनल पॉलिसीज़ हैं। अगर कोई गरीब है या इस टाइप से कुछ है तो हम उसके लिए भी डिस्काउंट पॉलिसीज़ जो है वो इम्प्लीमेंटेड होती हैं। हमारा मेन पर्पस ये नहीं है, हमारा मेन पर्पस जो है वो यही है कि टायर 2, टायर 3 सिटी के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा कैसे
सर्विसेज को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे एक ही छत के नीचे सारी सर्विसेज जो है वो आप अवेलेबल करा सकते हैं जी, ताकि लोगों को दूर तक न जाना पड़े। जी, तो डॉक्टर सलाब अरोड़ा जी के पास आते हैं। सर, बताएं कि किस तरह से ये पूरा महीना आप सेलिब्रेट कर रहे हैं और क्या है इस वक्त जो सिचुएशन है ब्रेस्ट कैंसर को लेकर। तो देखिए, सबसे पहले धन्यवाद मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए। और कारण जो है कि हम ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रहे हैं, इस पर ही फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इस समय विश्व में जो सबसे कॉमन कैंसर है वो लगभग ब्रेस्ट कैंसर ही है। और इंडिया में भी इस समय अगर हम पुरुषों और महिलाओं को एक साथ जोड़ करके भी देखें तो इस समय नंबर 1 कैंसर ब्रेस्ट कैंसर ही है। पिछले साल लगभग 1.25 लाख केस ब्रेस्ट कैंसर के डिटेक्ट हुए हैं हमारे देश में। और इसमें दुख की बात यह है हमारे देश में स्पेसिफिकली कि ज़्यादातर महिलाएं जो हैं वो अपने लक्षणों को नज़रअंदाज करती हैं और जब बीमारी बढ़ जाती है तब हमारे पास आती हैं। तो इसीलिए जो हमारा एक फोकस है वो सिर्फ अवेयरनेस फैलाना है इस समय कि महिलाएं अपने इन लक्षणों को लेकर सतर्क रहें और कुछ भी अगर उनको ऐसा महसूस होता है तो समय से उसकी जांच करवाएं, उसको छुपाएं नहीं, झेपें नहीं, उसको वो पर्दा हटाना एक हमारा जो है मकसद है। जी सर, ब्रेस्ट कैंसर के मामले ऐसा है कि शहरी लड़कियों में, महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि अभी तक यही समझा जाता था कि ये सिर्फ शहरी बीमारी है, पाश्चात्य सभ्यता की बीमारी है। मगर अब इंडिया में भी जैसे जैसे हम मोटापा बढ़ रहा है, हार्मोनल चेंजेस बनते हैं, उसी हिसाब से शहरों में आज भी ग्रामों के कंपैरिजन में ज़्यादा है ब्रेस्ट कैंसर, लेकिन अब गांव में भी काफ़ी हद तक ब्रेस्ट कैंसर पाया जा रहा है। जी सर, मूल वजहें क्या हैं इसकी? धूम्रपान, ये बदलती जो जीवन शैली है, क्या ये बड़ी वजह है या कुछ और कारण है? जी, ये बहुत बड़ी वजह है जो हमारा बदलती जीवन शैली है, खान पान है, उसमें मोटापा है, सिगरेट का सेवन, शराब का सेवन और हार्मोनल चेंजेस जो हैं ब्रेस्ट कैंसर का एक मेन कारण होते हैं। तो ऐसा देखा गया है जिन महिलाओं में जो उनका मासिक धर्म है वो जल्दी उम्र में शुरू होता है या बहुत लेट तक चलता है, उनके अंदर ये ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। जो महिलाएं बच्चे नहीं होते हैं जिनके, या जो स्तनपान नहीं करवाते हैं, उनके अंदर भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। तो एक तो हार्मोनल चेंजेस इसका मुख्य कारण है और जेनेटिक भी लगभग 5 से 10% ब्रेस्ट कैंसर जेनेटिक होते हैं। तो खास तौर से अगर किसी भी महिला के फैमिली हिस्ट्री है, मतलब उनकी माता को, मौसी या बहन किसी को भी ब्रेस्ट कैंसर रहा है, तो उनका रिस्क नॉर्मल पॉपुलेशन की कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। सर, ये जनरल कैंसर के लिए भी है कि जेनेटिक केवल 5 से 10% ही होता है या औरों में ज़्यादा है? जी, मोटे तौर पे अगर हम बात करें तो लगभग सारे कैंसर मिलाकर भी 5 से 10% ही जेनेटिक होते हैं। बट ब्रेस्ट कैंसर में अब हमारे पास टेस्टिंग अवेलेबल है जिससे कि हम जेनेटिक टेस्टिंग करके डिटेक्ट कर सकते हैं ऐसी महिलाओं को जिनके अंदर ये खराब जीन्स हैं और उनको हम ब्रेस्ट कैंसर होने से बचा सकते हैं। तो इसलिए इस पर और ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। सर, इस वक्त जो मामले आ रहे हैं वो किस स्टेज के आते हैं हॉस्पिटल्स तक? देखिए, अगर अलग अलग देश के अलग भागों से अलग अलग आंकड़े आते हैं, लेकिन पिछले 6 महीने का जो मेरा यहाँ पर अनुभव रहा है, मैं लगभग कहूँगा 70 से 80% महिलाएं जो हैं वो लेट स्टेज में आ रही हैं। और यही दुख की बात है क्योंकि अगर आप इनको मतलब उन्नत देशों से अगर हम कंपेयर करें, जहाँ पर शायद 70 से 80% महिलाएं एक्चुअली शुरुआती स्टेज में आती हैं। तो इसलिए अवेयरनेस का होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं महिलाओं को एक टिप ज़रूर देना चाहूँगा कि जो आपका हर महीने आप सिर्फ अपना सेल्फ एग्जामिनेशन ज़रूर करिए, और उसका करने का जो बेस्ट समय है वो आपका जब माहवारी चल रही होती है, 4-5वें दिन के आसपास खुद अपने ब्रेस्ट की एक बार जांच आप ज़रूर करिए। क्योंकि उसमें अगर कुछ भी गांठ है या कुछ भी आपको ऐसा महसूस होता है कि कुछ डिस्चार्ज हो रहा है, निपल इन्वर्जन है या स्किन चेंजेस हैं, तो उसकी जांच ज़रूर करानी चाहिए। जी, तो ये समय आपने बताया कि इस समय पे हम कर सकते हैं। जांच कैसे करनी है ये हम अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, अपने आसपास मशवरा कर सकते हैं। तो सर, क्या सुझाव और देंगे आपकी कैसे और चीज़ें ठीक होंगी? और ग्रामीण जो महिलाओं में हो रहा है ब्रेस्ट कैंसर, उसकी वजहें क्या लगती हैं? ग्रामीण महिलाओं में भी लगभग कारण यही है जो हमने बात करी है। अब इसमें कुछ बढ़ती उम्र के साथ साथ कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, हार्मोनल चेंजेस हैं उनसे ही कैंसर का रिस्क होता है। बट इसमें जो वो जीन्स हमारे हाथ में नहीं है, कब बच्चा होता है उसका स्तनपान लगभग ग्रामीण क्षेत्रों में सभी महिलाएं करवाती हैं।
तो वो सब हमारे हाथ में नहीं है। जो हमारे हाथ में है वो है उसको जल्दी डिटेक्ट करना और उसकी जांच करवाना समय से, क्योंकि आज भी अधिकतर महिलाएं ऐसे आती हैं जो बिल्कुल 1 सेंटीमीटर की गांठ पकड़ लेती हैं, लेकिन 6 महीने साल तक उसको शर्म से छुपाती रहती हैं, और जब अपने परिवार में बताती हैं तब तक काफी लेट हो चुका होता है। सर, तो गांठ अगर बनना शुरू हुई है तो किस तरह के लक्षण हमको बॉडी में दिखेंगे? क्या कोई दिक्कतें होना शुरू होंगी? तो गांठ अगर होती है तो जो सबसे कॉमनली होता है, महिलाएं खुद अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करके ही उसको डिटेक्ट कर सकती हैं। ज्यादातर जो हमें हिस्ट्री मिलती है कि नहाते समय या उसमें उनको फील हुआ होता है। जी, परेशानी उन्हें कोई नहीं, कुछ नहीं हाँ, होती। एक बहुत मिसकंसेप्शन है कि ब्रेस्ट कैंसर में हमेशा दर्द होता है तभी उसको हम कैंसर माने, जबकि ये बिल्कुल गलत है। कैंसर की शुरुआती स्टेज में बिल्कुल दर्द नहीं होता है, और वही जैसा अभी डॉक्टर रुपेश ने बोला, एक हर बीमारी का एक गोल्डन वक्त होता है जिसमें हमें उसको पकड़ के जड़ से निवारण कर सकते हैं। जब दर्द होने लगता है तब तक वो कैंसर काफ़ी अंदर पहुंच चुका होता है, तब तक ऑलरेडी काफ़ी देर हो चुकी होती है। तो अगर आपको कोई ऐसी गांठ है जिसमें दर्द नहीं हो रहा है तो मैं तो कहूँगा बल्कि वो और ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि इन्फेक्शन में अगर है तो दर्द होता है, अगर कुछ दूध की गांठ बनी हो उसमें भी दर्द होता है, लेकिन कैंसर की गांठ में दर्द नहीं होता है शुरुआत में। जी हाँ, अमूमन क्योंकि महिलाओं में दूध वाली गांठें काफ़ी बनती हैं। जी। तो डॉक्टर साहब, कैसे फिर अगर शुरुआती स्टेज में हमने पकड़ लिया ब्रेस्ट कैंसर को तो उसके लिए फिर ट्रीटमेंट क्या है? तो एक यहाँ पर मैं एक और बात करना चाहूँगा ट्रीटमेंट से पहले, स्क्रीनिंग की एक जो हम बात करते हैं, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में अभी बहुत व्यापक है, लगभग सारी महिलाएं उसको करवाती हैं। अगर 50 साल से ऊपर आपकी उम्र है तो साल में या 2 साल में एक बार आपको मैमोग्राफी जरूर करानी चाहिए। बहुत छोटी सी 5 मिनट की जांच है, ब्रेस्ट का एक एक्सरे लिया जाता है, छोटी से छोटी गांठ भी उसके अंदर डिटेक्ट हो जाती है बिल्कुल पहली स्टेज में, जब आपको महसूस भी ना हो रही हो तब भी उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये हर 2 साल में करनी है या एक ही बार करना है? हर 2 साल में। अच्छा। जब तो 50 से लेकर के 75 की उम्र के बीच में हर 2 साल में। और मुझे लगता है कि आप 2 साल में एक बार 5 मिनट अपने लिए निकाल सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा नहीं है। जी। फिर दूसरा, आपने जो इलाज की बात करी, तो इलाज में देखिए इसमें 3 पद्धतियों से होता है। एक है ऑपरेशन जो सर्जन करते हैं, एक है रेडिएशन, और तीसरा है ब्रेस्ट कैंसर में कीमोथेरेपी या हार्मोनल थेरेपी। जी। तो ज़्यादातर केस में जो शुरुआत में आते हैं उनमें ये तीनों पद्धतियां लगाई जाती हैं, क्योंकि उसको जड़ से निकालने का प्रयास रहता है। और अगर बीमारी फैल चुकी है तो उस केस में फिर सर्जन या रेडिएशन का कोई काम नहीं रहता है, उसमें ज़्यादातर सिर्फ कीमोथेरेपी या हार्मोनल थेरेपी से ही काम होता है। जी। तो सर, इसमें रिस्क कितना है, कितना फीसदी लोग बच पाते हैं 3rd स्टेज के या 4th स्टेज के? जी, ये आपने सवाल अच्छा किया, लेकिन मैं इसको उल्टा शुरुआत करूंगा, 1st स्टेज और 2nd स्टेज से। जी जी। क्योंकि ये जानना सबसे ज़रूरी है कि 1st और 2nd स्टेज में लगभग 90% महिलाएं जो हैं वो बीमारी को जड़ से मिटाने में कामयाब रहती हैं। 90 से 95% वो जड़ से चली जाती है। तो मैं चाहता हूं अगर लोग अपने दिमाग में आंकड़ा रखें तो ये वाला रखें, ताकि हम 1st और 2nd स्टेज में ही डिटेक्ट करें। जी जी। हालांकि जब ये बीमारी 3rd स्टेज में आ जाती है तो लगभग 60 से 70% तब भी हम इसको जड़ से निकाल सकते हैं। और 4th स्टेज में बीमारी बहुत कम केसेस होते हैं, लगभग 20%, जो कि बीमारी जड़ से जाती है। हालांकि ट्रीटमेंट से उनका सर्वाइवल को हम जरूर प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। जी। तो अगर 4थी स्टेज में भी डिटेक्ट हुआ है तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जड़ से भले ही ना जाए, लेकिन आपका हम जीवन जरूर बढ़ा सकते हैं। और काफ़ी मरीज ऐसे हैं जो स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर के साथ भी 10 साल 20 साल से जीवित हैं। जी जी, तो अच्छी बात है। सर, इसके अलावा जो ब्रेस्ट रिमूव करने की बात है वो नौबत कब आती है, किस स्टेज में? तो ब्रेस्ट रिमूव करने की नौबत अक्सर तब आती है, वैसे अब ब्रेस्ट रिमूवल से हम हट गए हैं, ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी की तरफ जा रहे हैं। जी जी। ज़्यादातर ब्रेस्ट रिमूवल पहले किया जाता था, आजकल जो शुरुआती स्टेज के कैंसर हैं उनमें सिर्फ अफेक्टेड पार्ट को निकाल दिया जाता है छोटी सर्जरी करके, और उस बाकी के ब्रेस्ट को रेडिएशन दे दी जाती है, ताकि अगर कुछ भी कण रह गए हों तो उनको निवारण। तो रिमूव अब नहीं किया जाता है ज्यादातर केस में नहीं किया जाता, लेकिन अगर 3rd स्टेज में है तो कई बार ब्रेस्ट को बचा पाना संभव नहीं होता। हालांकि उसमें भी अब हम कोशिश करते हैं कि कीमोथेरेपी से हम कैंसर को छोटा करके और ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी कर पाएं। जी, तो डॉक्टर साहब, बहुत ही बहुमूल्य, बहुत ही कीमती जानकारी आपने हमारे तमाम लिसनर्स को दी है। चलते चलते कोई संदेश आपका हो, और हम चाहेंगे कि लगातार आप हमारे साथ टॉक रेडियो के माध्यम से जनहित में ये जानकारियाँ देते रहें। तो अंतिम क्या संदेश है आपका? बस
संदेश मैं यही दूंगा कि नशे पदार्थों से दूर रहें, क्योंकि सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर नहीं और बहुत से कैंसर उन्हीं की वजह से होते हैं। और खान पान अच्छा रखें, उसमें फास्ट फूड से जितना बचें और फलों और सब्जियों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। ये एक जनरल मैसेज मैं सबको देना चाहूँगा जी। तो डॉक्टर सल्लभ अरोड़ा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती वक्त हमारे श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए। धन्यवाद मैडम जी। और डॉक्टर रुपेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद आपका। इतना व्यस्ततम शेड्यूल रहता है आप लोगों का, इतना क्योंकि इतना पेशेंट का इतना भार है वहाँ पर, उसके बीच आप वक्त निकाल के आए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। और मानसी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि जुड़ी हैं उजाला सिग्नेचर से। तो आपका भी मानसी बहुत बहुत शुक्रिया, आप मीडिया की ही स्टूडेंट रही हैं हमारे वहाँ की, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आई। तो दोस्तों, आप सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए, इस कार्यक्रम को सुनने के लिए। अगर ये बातचीत आपको पसंद आई हो, कोई क्वेरीज आपकी हो, तो अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। जैसा कि हम बताते हैं कि हमारा रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है, जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है। लेकिन अगर आप दूर दराज पहाड़ों में या देश के किसी भी हिस्से में इस रेडियो को सुनना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए आप इन कार्यक्रमों को सुन सकते हैं। हेलो हल्द्वानी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है। आपके फीडबैक का बहुत बेसब्री से हमें इंतजार रहेगा। इसी के साथ अपने रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।